हेलो स्टूडेंट्स, आई एम बीएल चौधरी, टीम बॉटनी सीएलसी सीकर। हाँ तो बेटा, स्वागत आपका आज के लेक्चर में। तो ध्यान दीजिएगा बेटा कि प्रीवियस लेक्चर में अपन ने जो इकोसिस्टम पारितंत्र होता है उसके दो आप समझ सकते हो कि एस्पेक्ट होते हैं, स्ट्रक्चरल और फंक्शनल। तो आप समझ सकते हैं कि पारितंत्र का जो संरचनात्मक आपका भाग होता है, तो संरचनात्मक भाग कौन कौन उसके निर्मित करते हैं, और उसके पश्चात अपन को किसके बारे में बात करनी है, फंक्शंस के बारे में। यस बेटा। और अपन ने उससे पहले जो पारितंत्र के घटक थे, यानी जो आपके बेटा बायोटिक कंपोनेंट और जो एबायोटिक कंपोनेंट्स थे, तो उसके बारे में अपन ने स्टडी किया। और बिल्कुल जो बायोटिक कंपोनेंट है उनको अपन ने एक एक लाइन के बारे में पढ़ा। बेटा हमने ये कहा था कि पारितंत्र को बिल्कुल स्वतंत्र इकाई के रूप में अस्तित्व रखने के लिए दो कार्य आवश्यक हैं। वो आपका था ऊर्जा प्रवाह और खनिज चक्रण। और आप समझ सकते हैं किसी भी पारितंत्र को, एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन और बताते हैं, किसी भी पारितंत्र को रन कराने के लिए या किसी भी पारितंत्र को आप जानते स्वचालित होने के लिए दो आवश्यक घटक होते हैं, और वो अपन कहते हैं कि प्रोड्यूसर, उत्पादक एवं अपघटक पारितंत्र के आवश्यक घटक है। प्रोड्यूसर और आप समझ सकते हैं कि अपघटक, डीकंपोजर। जबकि मैक्रो कंज्यूमर अगर नहीं भी हो तो भी पारितंत्र चल सकता है। बात को समझ रहे हैं? तो देखिए बेटा कि इसको एक एस्पेक्ट के द्वारा हमने सिद्ध भी किया था कि जल की एक बूंद, आप समझ रहे हैं कि जो पारितंत्र कंसिडर की जा सकती है, तो उसके अंदर दो चीजें, कार्य भी दोनों हो रहे थे, ऊर्जा प्रवाह और खनिज चक्रण, और आपके घटक भी दोनों थे, उत्पादक और डिकम्पोजर। बात को समझ रहे हैं? अब बेटा आप ध्यान दीजिएगा कि ये मैं एक डायग्राम के थ्रू भी आपको समझा सकता हूं, और ये आपका केयूपीआई एग्जाम या ओलंपियाड में डायरेक्ट क्वेश्चन था। यस, इस डायग्राम का ऐसा कैसा क्वेश्चन आपका आया था। तो देखिए कि प्रकृति के हरे पेड़ पौधे, तो प्रकृति के जो हरे पेड़ पौधे हैं सनलाइट को, सोलर रेडिएशंस को एंट्रैप करते हैं। ये प्रोड्यूसर, ये इकाई समय में जो भी प्लांट, मतलब जो भी लिविंग बायोमास जनरेट करते हैं, अभी अपन पढ़ेंगे प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी, तो ये प्रोड्यूसर हो गए। यस। अब उत्पादकों का भक्षण कौन करते हैं? जैसे शाकाहारी करते हैं। यस, जो प्राइमरी कंज्यूमर अपन ने बताए शाकाहारी, जो सीधे तौर पे पौधों पे निर्भर होते हैं, तो उत्पादकों का भक्षण कौन करते हैं? शाकाहारी। शाकाहारी कौन करते हैं? मांसाहारी। तो एक श्रृंखला बनती है आपकी, यानी ये आपके कंज्यूमर होते हैं जो मैक्रो कंज्यूमर है, मैक्रो कंज्यूमर। तो वो हरे पेड़ पौधे से पहले शाकाहारियों पे, फिर शाकाहारियों से मांसाहारियों पे। तो ऊर्जा का प्रवाह और खनिज साथ साथ जाते हैं। तो देखो यहाँ ऊर्जा का प्रवाह और खनिज प्रवाह अपन ने दो लाइन से दर्शा दिया। जो स्ट्रेट लाइन है बिल्कुल वो ऊर्जा प्रवाह को करती है, ये लाइन आपकी खनिज प्रवाह को करती है। तो ये अपन ने बता दिया, ठीक है। फिर आप जानते हो बेटा कि हरे पेड़ पौधे, पादप का कोई भी भाग, शाखा, पत्ती, पुष्प या कंप्लीट पादप मर्त होता है, या कोई भी जंतु जो मैक्रो कंज्यूमर है वो मर्त होता है। तो मर्त पादपों के अवशेष या मर्त जंतुओं के मलमूत्र सहित अपन अभी आगे पढ़ेंगे डेट्रिटस, अपरद, जिसको आप कहते हो डेड बायोमास, डेड ऑर्गेनिक मैटर। जबकि आप जानते हो कि ये लिविंग बायोमास है, लिविंग टू लिविंग ये फ्लो हो रहा है। बात को समझे? और डेड होने के बाद ये डेड रिमेन्स जो हैं, मर्त अवशेष, तो डेड बायोमास, डेड ऑर्गेनिक मैटर है। सही। अपन ये आगे जाकर ये भी कहेंगे कि जो डिकम्पोजर है ना, ये जब ऊर्जा लेंगे, हर ट्रॉफिक लेवल से ही ऊर्जा ले लेते हैं, है ना। तो वैसे अपन जनरल खाद्य श्रृंखला में इनको शो नहीं करेंगे, लेकिन दर्शाने की जरूरत हो, सबसे ऊपर आएंगे, है ना। तो देखिए कोई पादप मर्त हो, कोई शाकाहारी जंतु मर्त हो, मांसाहारी जंतु मर्त हो, कुछ भी हो, डेट्रिटस बनेगा। तो डिकम्पोजर पे एनर्जी और न्यूट्रिएंट आ गए, एनर्जी और न्यूट्रिएंट, क्योंकि डेट्रिटस डिकम्पोजर के लिए कच्चा माल है, रॉ मटेरियल है। अब ये आप समझ सकते हो कि डेट्रिटस जो डेड बायोमास से डिकम्पोजर, अपघटक, जो जीवाणु और कवक हैं, स्पेशली माइक्रो कंज्यूमर जो सूक्ष्म उपभोक्ता हैं या अपघटक हैं। यस। तो ये क्या करेंगे? इस डेड ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करेंगे। तो आपने कहा था ना डेट्रिटस पे एंजाइम, डाइजेस्टिव एंजाइम रिलीज करते हैं, लगातार डाइजेस्टिव एंजाइम रिलीज करते हैं, तो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक को सिंपल ऑर्गेनिक में, और उसमें से एब्जॉर्प्टिव न्यूट्रिशन, और फाइनली इनऑर्गेनिक मिनरल्स में बदल देते हैं। किसमें? मिनरल्स में। तो देखो यहाँ पर ओनली क्या आ रहा है? ओनली न्यूट्रिएंट साइक्लिंग। ये स्टैंडिंग स्टेट जो नॉन लिविंग से लिविंग में जाएगी, जबकि स्टैंडिंग क्रॉप ओनली लिविंग टू लिविंग चलती है, आगे बताएंगे भी। यस और नो बेटा? तो आप दिमाग लगा दीजिए कि ये देखो आपके मिनरल्स आ गए वापस सॉइल में, और सॉइल से मिनरल्स को कौन अपटेक कर लेता है? प्लांट। तो इकोसिस्टम में अपने इनपुट क्या बताया था? सनलाइट, वाटर, और वाटर के साथ क्या? मिनरल। बोलो, अब ये आपका इकोसिस्टम रन कर रहा है ना। अब दिमाग लगा दीजिएगा, अगर ये नहीं हो, बात को समझ रहे हैं? ये नहीं हो तो आप इसको भूल जाइएगा। प्रोड्यूसर है, प्रोड्यूसर के बाद प्रोड्यूसर का आप जानते हैं कि डेथ होगी
तो डेट्रिटस बन जाएगा ओनली, डिकम्पोजर डिकम्पोज करेंगे, और मिनरल्स तो ये वापस प्रोड्यूसर पे। बात को समझे? जैसे आप जानते हो कि नग्न चट्टानों में सबसे पहले लाइकेन मोस आई थी, तो उनकी डेथ हुई थी, तो डेड ऑर्गेनिक मैटर बना था, वहां डिकम्पोजर वापस मिनरल रिलीज किए थे, तो अगले प्लांट कम्युनिटी आई थी, फिर बाद में एनिमल्स आए थे। आप समझ रहे हैं? यस। तो देखो कि बिना मैक्रो कंज्यूमर के भी ये आपका इकोसिस्टम रन कर सकता है। बोलो कर सकता है नहीं कर सकता? तो कितना गजब। ये आपको एक एक लाइन आपको क्लियर कर दी। ये एजिट ये जो एजिट डायग्राम है ना, ये आपका केयूपीआई अभी 2019 के एग्जाम में ही, और उससे पहले बायो ओलंपियाड में एजिट ये क्वेश्चन आया हुआ है। यस। इसके पश्चात देखिए बेटा, अपन अब बात करेंगे कि इकोसिस्टम के अपने स्ट्रक्चर सारे कंपोनेंट की बात कर ली थी। अब अपन बात करते हैं कि इकोसिस्टम के फंक्शन, इसके फंक्शनल एस्पेक्ट क्या है। तो देखिएगा बेटा कि इकोसिस्टम के अपन ने कहा कि दो तो अनिवार्य फंक्शन है, जो एनर्जी फ्लो है, न्यूट्रिएंट साइक्लिंग है, लेकिन ओवरऑल इनको संपन्न कराने के लिए जो इकोसिस्टम में 4 फंक्शन आपके होते हैं। फर्स्ट आपका है प्रोडक्टिविटी, उत्पादकता, प्रोडक्टिविटी। उसके पश्चात देखिएगा एनर्जी फ्लो, ऊर्जा प्रवाह, डीकंपोजिशन, अपघटन, न्यूट्रिएंट साइक्लिंग। बेटा देखो पहले बायोमास बनेगा, प्लांट बायोमास बनेगा, यानी हरे पेड़ पौधे सूर्य के प्रकाश को इंटरप्ट करके और कार्बनिक पदार्थों का संश्लेषण करेंगे, फिर संचयन की दर होगी, तो बेटा आगे आप जानते हो कि भोजन के रूप में तो ऊर्जा का प्रवाह होता है, तब आपका एनर्जी फ्लो हो पाएगा ना। तो अपन कहते हैं कि ऊर्जा प्रवाह से संबंधित कार्यात्मक गुण भी बताएंगे प्रोडक्टिविटी। तो फर्स्ट फंक्शन आपका प्रोडक्टिविटी, एनर्जी फ्लो, डिकम्पोजिशन, न्यूट्रिएंट साइक्लिंग, ये आपके फंक्शन ऑफ इकोसिस्टम है। हाँ, इनमें से जो सबसे इंपॉर्टेंट अनिवार्य हैं वो एनर्जी फ्लो और आप समझ सकते हैं कि न्यूट्रिएंट साइक्लिंग। लेकिन देखो पहले एंट्रैप होगा तो बायोमास बनेगा, तब एनर्जी फ्लो होगी, फिर डेड होंगे, डिकम्पोजिशन प्रोसेस होगी, तब मिनरल्स बनेंगे, तो साइक्लिंग होगी। और आपने 11th में नाइट्रोजन साइक्लिंग पढ़ा है, तो वहां पर भी आप जानते हैं कि जो भी डेड बायोमास हो जाता है, फिर डिकम्पोजर क्या कर देते हैं, वापस सॉइल में मिनरल रिलीज कर देते हैं, खनिज, और खनिजों का अपटेक कौन करता है, प्रोड्यूसर। बात को समझे? तो आप समझ रहे हैं बेटा कि ये सारी बात। अब देखिएगा अपन इकोसिस्टम के जो फंक्शन आपने लिखे हैं, तो फर्स्ट फंक्शन से अपन यहां बात करेंगे प्रोडक्टिविटी से। किससे बात कर रहे हैं? प्रोडक्टिविटी से। तो देखिएगा फर्स्ट फंक्शन अपन पढ़ेंगे उत्पादकता, बहुत इंपॉर्टेंट। आप ध्यान दीजिए बेटा, प्रोडक्टिविटी, उत्पादकता क्या होती है। तो देखिएगा कि प्रोडक्शन और फिर प्रोडक्टिविटी का आपको जोड़ना है। तो ध्यान दीजिएगा बेटा कि देखो अपन ऐसे कहें कि इकाई समय में, इकाई क्षेत्रफल में प्रकृति के जो हरे पेड़ पौधे हैं, इकाई समय में, इकाई क्षेत्रफल में प्रकृति के हरे पेड़ पौधों के द्वारा कार्बनिक पदार्थों के संश्लेषण की दर प्रोडक्टिविटी है। भाई देखो इकाई क्षेत्रफल में, इकाई समय में हरे पेड़ पौधों के द्वारा जो कुल कार्बनिक पदार्थ हैं वो तो आपका हो गया प्रोडक्शन, और उसकी जो दर है वो क्या हो जाएगी, प्रोडक्टिविटी। यस बेटा। तो सीधी सी बात अपन करेंगे यहां पर कि देखिएगा कि ये जो प्रोडक्टिविटी है ना, तो इसको अपन एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कहेंगे, ये ऊर्जा प्रवाह से संबंधित कार्यात्मक गुण है, कार्यात्मक गुण है। क्योंकि आप समझ सकते हो कि प्रकृति के हरे पेड़ पौधों में ये क्षमता है कि वो सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित कर सकते हैं। तो जब वो सौर ऊर्जा को रासायनिक में परिवर्तित करेंगे तो उस दौरान वो कार्बनिक पदार्थों का संश्लेषण करेंगे, तो प्लांट बायोमास बन जाएगा। फिर आप जानते हो कि ट्रॉफिक लेवल्स आएंगे, पोषण स्तर, तो पोषण स्तरों में ऊर्जा प्रवाह भी अपन आगे पढ़ेंगे, भोज्य पदार्थ के रूप में होगी। किसके रूप में होगी? भोज्य पदार्थ। तो आपने कहा कि यह ऊर्जा प्रवाह से संबंधित कार्यात्मक गुण है। और फिर अपन कहेंगे कि बेटा प्रति यूनिट क्षेत्र में, प्रति यूनिट समय में जो कार्बनिक पदार्थों के संश्लेषण की दर है वही क्या है बेटा, प्रोडक्टिविटी, यानी दर अपन बात करेंगे। तो देखो बेटा अपन ऐसे कहेंगे कि देखो प्रति यूनिट क्षेत्र में, प्रति यूनिट क्षेत्र में यानी इकाई क्षेत्रफल में, प्रति यूनिट समय में यानी इकाई समय में, प्रति यूनिट समय में प्रकृति के हरे पेड़ पौधों, हरे पेड़ पौधों या फिर अपन ऐसे कहें प्रोड्यूसर्स, जैसे जल में मुख्य प्रोड्यूसर फाइटोप्लैंक्टन होंगे, है ना।
समुद्र के मुख्य उत्पादक चीफ प्रोड्यूसर आपके होते हैं फाइटोप्लैंक्टन, क्राइसोफाइट, डायटम। तो वही यानी प्रति यूनिट क्षेत्र में, प्रति यूनिट समय में प्रकृति के हरे पेड़ पौधों या प्रोड्यूसर्स, जो भी उत्पादक हैं, चाहे वो शैवाल है कुछ भी है, प्रोड्यूसर्स के द्वारा कार्बनिक पदार्थों के संश्लेषण की कुल दर, जो दर है वही क्या कहलाती है बेटा? प्रोडक्टिविटी। यस। अब दिमाग लगा दीजिएगा कि देखो अगर अपन इसकी यूनिट लेंगे, यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी जो इकाई बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन आता है। देखो इकाई क्षेत्रफल में जैसे अपन कहें कि कार्बनिक पदार्थों का संश्लेषण तो हो गया प्रोडक्शन, भार, प्रोडक्शन, बायोमास, जीव भार, और उसकी दर क्या होगी? प्रोडक्टिविटी। तो बेटा देखो प्रोडक्शन को अपन इतना सा कहें जैसे ग्राम या किलोग्राम बटा मीटर स्क्वायर, ये तो हो गया भार। देखो मैंने दोनों की बात, ये तो भार की बात हो गई। अब दर ले लूंगा तो बटा ईयर। तो इसको आप कैसे शो कर सकते हैं कि किलोग्राम बटा मीटर स्क्वायर, यानी प्रति मीटर स्क्वायर में प्रति वर्ष कितना बायोमास बन रहा है। तो ओनली बायोमास भार हो गया, और ईयर दे दिया तो प्रति वर्ष आपका आ गया, दर आ गई, तो वो आपका क्या होगी? प्रोडक्टिविटी होगी। यस। तो आप जानते हैं किलोग्राम बटा मीटर स्क्वायर बटा ईयर, तो आप समझ सकते हैं कि किलोग्राम मीटर इनवर्स और ईयर इनवर्स, किलोग्राम मीटर इनवर्स और क्या बेटा? ईयर इनवर्स। इसको अपन को ऐसे शो करना पड़ेगा। और ओनली भार पूछे तो किलोग्राम मीटर इनवर्स। अरे बोलो। और इसको अगर अपन ऊर्जा के रूप में दें, ये तो बायोमास के फॉर्म में आ गया, बायोमास, और उसको अगर अपन एनर्जी के फॉर्म में दें तो किलो कैलोरी बटा मीटर स्क्वायर और बटा ईयर। तो आप समझ सकते हैं कि किलो कैलोरी मीटर इनवर्स और क्या? ईयर इनवर्स। ये लो, तो ये यूनिट होगी प्रोडक्टिविटी। आप दिमाग लगाओ आराम से बेटा, कितना मस्त। तो ध्यान दीजिएगा, अब अगर अपन बात करें कि प्रोडक्टिविटी के जो टाइप्स होते हैं, तो प्रोडक्टिविटी के जो बेटा टाइप हैं, यहां पर मैं अब टाइप की बात करूंगा। तो ध्यान दीजिएगा टाइप। तो देखिए यहां फर्स्ट की अपन बात करेंगे कि भाई प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, प्राथमिक उत्पादकता, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। समझ गए? प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। अब बेटा ध्यान दीजिएगा कि देखो इसको अपन किसके लेवल पे पढ़ते हैं? एट प्रोड्यूसर लेवल। तो प्रोड्यूसर लेवल पे क्या होती है? प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। एट प्रोड्यूसर लेवल, उत्पादकों के स्तर पर, सही बात कह रहा हूं? अब ध्यान दीजिएगा कि जो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी होती है, ये आप समझ सकते हैं कि दो टाइप की आपकी होती है। मैं ए बोलूंगा, ये आपकी होती है ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, या इसको मैं इस पेन से लिख दूं कि बेटा ये आपकी होती है ए ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, यानी मैं आपको कहूं बेटा कि सकल प्राथमिक उत्पादकता, सही। और दूसरी आपकी होती है बेटा नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, यानी एनपीपी, शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता। यस। अब देखिएगा अपन सबसे पहले ए पढ़ते हैं, तो ए के बारे में अपन लिखते हैं। देखो जीपीपी यानी ग्रोस यानी सकल, कुल। जैसे अपन तेल का टिन लेते हैं ना, तो एक आता है उसका नेट वेट, एक आता है ग्रोस, तो कुल वजन इन पीपे सहित वजन जो होता है ग्रोस, सकल। तो देखो ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, यानी बेटा जीपीपी, सकल प्राथमिक उत्पादकता, है ना? बात को समझ रहे हैं? अब बेटा जी देखो, मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात कहूं कि देखो मतलब प्रकृति के जो हरे पेड़ पौधे हैं, है ना, तो वही बात ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या होती है कि वही
प्रकृति के हरे पेड़ पौधे या प्रोड्यूसर्स के द्वारा, इकाई समय में या इकाई क्षेत्रफल में, इकाई समय में कार्बनिक पदार्थों के संश्लेषण की कुल दर, कार्बनिक पदार्थों के संश्लेषण की कुल दर, है ना बेटा। मतलब जो टोटल बायोमास बनाया, जो टोटल ऑर्गेनिक मैटर को सिंथेसाइज किया, यस, या सीधी सी बात कहते हैं कि उत्पादकों के द्वारा जो कुल स्थिरीकृत टोटल जो फिक्सेशन एनर्जी उसको अपन कहते हैं, फिर उत्पादकों के द्वारा कुल प्रकाश संश्लेषण, उत्पादकों के द्वारा कुल प्रकाश संश्लेषण, यानी बेटा इसको अपन टोटल फोटोसिंथेसिस भी कहते हैं, है ना बेटा, टोटल फोटोसिंथेसिस भी कहते हैं। तो ये तो क्या जीपीपी, है ना। जैसे तुम्हारे घर पे कोई मावा प्रोडक्शन करने की फैक्ट्री है, अब तुमने दिन भर में 100 किलो बनाया, वो तो जीपीपी हो गया। तो हरे पेड़ पौधों ने दिन भर में जो भी इकाई समय में, इकाई क्षेत्रफल में जो कुल प्रकाश संश्लेषण या टोटल बायोमास या कुल कार्बनिक पदार्थों की स्थिरीकरण की दर या कुल स्थिरीकृत सौर ऊर्जा, वो आपका हो गया जीपीपी। क्या हो गया बताओ? जीपीपी। लेकिन ये बताओ तुम घर पे 100 किलो मावा बना रहे हो और 10 किलो घर पे ही खा रहे हो बेटा, तो वो तो आपका जीपीपी। अब आप खा रहे हो, उससे क्या मतलब, मार्केट में कितना दे रहे हो, एनपीपी होता है। वो क्या होता है? एनपीपी। तो ये तो आपका क्या हो गया? जीपीपी। अब अपन बात करते हैं जो आपने बी पॉइंट लिखा कि एनपीपी क्या होता है, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। यस, तो ये टोटल फोटोसिंथेसिस तो जीपीपी कहलाएगा। अब देखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट कि आपका एनपीपी क्या होता है, यहां से क्वेश्चन बहुत अच्छा आता है। एनपीपी, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। तो ध्यान दीजिएगा कि शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता, सही, एनपीपी, है ना। अब ध्यान दीजिएगा कि बेटा हरे पेड़ पौधे जो कुल प्रकाश संश्लेषण करेंगे, कुल कार्बनिक पदार्थ बनाएंगे, तो फिर अपने शोषण में भी तो खर्च करेंगे अपनी उपापचय क्रियाओं के लिए। तो शोषण में खर्च करने के बाद जो संचयन की शुद्ध दर है वो आपका क्या है? एनपीपी, है ना बेटा। तो उत्पादकों में शोषण के उपरांत कार्बनिक पदार्थों के संचयन की शुद्ध दर, है ना। तो अपन कहेंगे कि प्रोड्यूसर उत्पादकों में जो टोटल बनाएंगे उसमें शोषण में यूज करेंगे, तो उत्पादकों में शोषण के उपरांत कार्बनिक पदार्थों के संचयन की शुद्ध दर क्या कहलाती है? एनपीपी। यानी वो आप जानते हैं कि प्योरली अपने बॉडी में कितने संचयन कर रहे हैं, तो संचयन की शुद्ध दर, बात को समझ रहे हैं, उसको आप क्या कहते हो? एनपीपी। भाई शोषण के बाद कार्बन संचयन की दर, तो अपन सीधी सी बात लिख देंगे, यहां बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बनता है आपका बेटा कि एनपीपी बराबर जीपीपी जो उन्होंने टोटल फोटोसिंथेसिस किया था, माइनस आर जो अपने शोषण में खर्च कर लिया, तो एनपीपी बराबर जीपीपी माइनस आर। और आप जानते हैं कि आर क्या है वहां पर? उत्पादक शोषण। क्या है बेटा? आर क्या है वहां पर? उत्पादकों का शोषण जो खर्च हुआ। तो ये आप जानते हो कि उत्पादकों के शोषण में खर्च, ये लो, ये फॉर्मूला हो गया एनपीपी और जीपीपी माइनस आर। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको कहता हूं बेटा, है ना, हर्बीवोरस को भोजन किस में से प्राप्त होता है? एनपीपी में से। तो देखो जो शाकाहारी होते हैं, हर्बीवोरस होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बात लिखूंगा, है ना बेटा, हर्बीवोरस को भोजन एनपीपी में से प्राप्त होता है, समझ गए। अब पौधे कुल कितना बनाते हैं उससे क्या मतलब, जो संचयन करते हैं उसी में से शाकाहारी खाएंगे ना, शाकाहारी भक्षण करेंगे, फिर शाकाहारी से मांसाहारी। ये अपन कहें कि आगे जितने भी विषमपोषी हैं तो सबको आप जानते हैं कि भोजन किस में से मिलता है? एनपीपी। यस बेटा,
वेल विषम पोषी सजीवों के लिए उपलब्ध जैव भार एनपीपी है, अवेलेबल जो फूड है वो एनपीपी है। तो अपन कहेंगे ये बहुत अच्छा क्वेश्चन आता है कि आगे जो भी शाकाहारी मांस जो उपभोक्ता है, तो विषम पोषी जो मैक्रो कंज्यूमर है, विषम पोषियों के लिए उपलब्ध जैव भार एनपीपी होता है ना। अवेलेबल जो फूड आगे के ट्रॉफिक लेवल्स के लिए वो आपका क्या है बेटा, एनपीपी। तो ये आपका हो गया प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। यस बेटा। अब आप ध्यान दीजिएगा कि बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें अपन यहां पर करेंगे कि भाई ये बहुत अच्छा क्वेश्चन आपका होता है। अब आपका सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी क्या होता है उसके बारे में अपन बात करेंगे। तो देखिएगा सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी क्या है। ध्यान दीजिएगा बेटा। अब अपन बात करेंगे किसकी, सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। तो देखो रियली में तो प्राइमरी होती है, सेकेंडरी अपन इसको किस लेवल पे बोल देते हैं और क्या कह देते हैं। यस बेटा। तो देखो दूसरी आपकी जो इसमें होगी प्रोडक्टिविटी में, तो सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी यानी बेटा द्वितीयक उत्पादकता। हाँ भाई। तो ध्यान दीजिएगा कि बेटा सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी यानी अपन क्या कहेंगे कि भाई जो उपभोक्ताओं के स्तर पर है ना, तो एनसीईआरटी कहती है कि उपभोक्ताओं यानी जो कंज्यूमर है के स्तर पर नए कार्बनिक पदार्थों के संश्लेषण की दर, तो ये आपके एनसीईआरटी कहते हैं कि उपभोक्ताओं के स्तर पर नए कार्बनिक पदार्थों के संश्लेषण की दर, ये क्या कहलाती है, सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। यस बेटा। अब आप समझ सकते हैं, लेकिन जो नए कार्बनिक पदार्थों के संश्लेषण की दर होगी, जो नए मैं यहां लिख रहा हूं, देखो बेटा इस पृथ्वी के ऊपर अकार्बनिक जल खनिज, अकार्बनिक और सूर्य का प्रकाश, अकार्बनिक से कार्बनिक पदार्थ बनाने की क्षमता केवल हरे पेड़ पौधों में होती है। जानते हो CO2 H2O से जो ऑर्गेनिक फूड है ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, ये क्षमता केवल हरे पेड़ पौधों में है। अब आप जानते हो कि शाकाहारी हरे पेड़ पौधों खाते हैं। अब शाकाहारी ने हरे पेड़ पौधों खाया तो सेलुलोज उनके आया। अब दिमाग लगाओ कि कुछ ऐसे शाकाहारी जंतु होते हैं, यानी वो जुगाली करने वाले, जो सेलुलोज का पाचन करने की क्षमता रखते हैं और सेलुलोज को अन्य कार्बनिक में कन्वर्ट कर लेते हैं, ग्लूकोज में, इनमें, और अपने बॉडी में संचय कर लेते हैं। तो फिर वो शाकाहारी उन जंतुओं को भोजन उपलब्ध कराते हैं जो सेलुलोज का पाचन करने में सक्षम ही नहीं होते हैं। इसलिए डायरेक्ट फीड कौन करते हैं प्लांट को, हर्बीवोरस, और हर्बीवोरस सेलुलोज को उनको कन्वर्ट कर लेते हैं ग्लूकोज में अपने शोषण में खर्च करने के पश्चात, और फिर वो आप जानते हो अवेलेबल कराते हैं किसको, अगले जो जंतुओं को जो सेलुलोज का पाचन नहीं कर सकते। तो आप दिमाग लगा दिए कि जंतु जो शाकाहारी हैं, फिर इनको आप समझ सकते हो कि एक तो आप जानते हैं कि प्लांट मैटर को एनिमल मैटर में अपन ने बताया था, और एक अपन बात करते हैं कि जो शाक बक्सी हैं इनको फिर अपन सेकेंडरी प्रोड्यूसर या सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी कह देते हैं। तो उपभोक्ताओं के स्तर पर नए कार्बनिक पदार्थों के संश्लेषण की दर, अब ये नए का मतलब इनऑर्गेनिक से ऑर्गेनिक तो पॉसिबल ही नहीं है उपभोक्ताओं के स्तर पर, तो फिर वो क्या होता है, ऑर्गेनिक टू ऑर्गेनिक। बात को समझे, है ना बेटा। या इसको ऐसे समझ लीजिएगा कि भाई उपभोक्ताओं के द्वारा कार्बनिक पदार्थों के संचयन की दर, अर्थात उपभोक्ताओं के द्वारा नए कार्बनिक पदार्थों के स्वांगीकरण की दर ही क्या कहलाती है, सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। यस बेटा, है ना। तो देखिएगा कि अपन वहां ऐसे कह देते हैं भाई कार्बनिक से कार्बनिक आपने बताया, जैसे सेलुलोज से ग्लूकोज, सही। और आपन कहते हैं कि उपभोक्ताओं के द्वारा कार्बनिक पदार्थ के संचयन की दर क्या कहलाती है,
सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। यस बेटा, उपभोक्ताओं के द्वारा कार्बनिक पदार्थों के संचयन की दर ही सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी कहलाती है। समझ पा रहे हैं? और बड़ा ध्यान दीजिएगा कि बहुत इंपॉर्टेंट वे से मैं आपको कहता हूं कि वही तो मैंने आपको बताया कि जो सीधे शाक भक्षी होते हैं, खरगोश भी है या आप जानते हैं कि गाय भैंस भेड़ बकरी भी है, ये क्या करते हैं कि सेलुलोज की पाचन करने की क्षमता रखते हैं और सेलुलोज का पाचन करके उसको ग्लूकोज में अन्य प्रकार के कार्बनिक पदार्थों में बदल के अपनी बॉडी में संचय करते हैं और इनके बॉडी में जो फ्लैश होगा, जो स्टोरेज होगा, तो फिर वो उन जंतुओं को भोजन उपलब्ध हो पाता है जो सेलुलोज का पाचन करने की क्षमता नहीं रखते हैं। इसलिए उनको अपना सेकेंडरी प्रोड्यूसर भी कहते हैं। अपने कहा था हर्बीवोरस को, जो प्राइमरी कंज्यूमर है उनको अपना सेकेंडरी प्रोड्यूसर भी कहते हैं। तो सेकेंडरी प्रोड्यूसर के लेवल पे ये दर आ जाएगी तो सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी हो जाएगी और ये आपका 100% क्लियर हो गया। बोलो बोलो यस बेटा। इसके पश्चात देखिएगा कि अपन एक और लाइन पढ़ते हैं कि जैसे नेट कम्युनिटी प्रोडक्टिविटी क्या होता है। नेट कम्युनिटी प्रोडक्टिविटी, नेट कम्युनिटी प्रोडक्टिविटी, तो बेटा देखिएगा कि नेट कम्युनिटी प्रोडक्टिविटी आपका होता है एनसीपी। एनसीपी आपका होता है। क्लियर? यस। अब देखिएगा कि बहुत इंपॉर्टेंट बातें मैं आपको बताता हूं, उससे पहले कुछ और बातें अपने दिमाग में हैं। यस बेटा। तो देखो एनसीपी क्या होता है। एनसीपी आपका होता है एनपीपी माइनस एचआर। एनसीपी क्या होता है बेटा? एनसीपी बराबर एनपी, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी माइनस एचआर। देखो अपन ने क्या कहा था कि हरे पेड़ पौधों के स्तर पर जो संचयन की शुद्ध दर है वो आपका एनपीपी है, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, जो उपभोक्ताओं को उपलब्ध होता है। अब हेट्रोट्रोप कंजप्शन कर लें, यानी जो हेट्रोट्रोप का कंजप्शन हो गया, फिर भी आप जानते हो हर्बीवोरस के द्वारा भोजन ग्रहण करने के बाद उत्पादकों के स्तर पर कार्बनिक पदार्थों के संचयन की दर है ना, यानी आप जानते हैं कि शाकाहारियों हर्बीवोरस शाकाहारियों के द्वारा भोजन ग्रहण करने के पश्चात उत्पादकों के स्तर पर, उत्पादकों है ना, उत्पादकों के स्तर पर कार्बनिक पदार्थों के संचयन की शुद्ध दर है ना। फिर अपन कहते हैं कि भाई फिर ये विषमपोषी खाने के बाद भी जो रह जाता है ना प्रोड्यूसर लेवल पे, उसको आप क्या कहते हो? एनसीपी। तो एनसीपी बराबर एनपीपी माइनस एचआर। ये आपकी बात होगी ना, है ना। जैसे अगर अपन देखो ऐसे लेते हैं ना कि ग्रास होती है, ग्रास को मान लो हिरण खा रहा है, डियर है ना, और ये खाने के बाद यहाँ आपके एनसी बचेगा। फिर आप जानते हो जैसे अपन लॉयन टाइगर ये अपन लें, सही। तो ध्यान दीजिएगा, जैसे अपन क्या करते हैं कि भाई जो भी है, देखो मैं आपको बता दूं, हरे पेड़ पौधों जितना भोजन बनाया, हरे जितना टोटल फोटोसिंथेसिस जीपीपी माइनस आर, तो इनका आर अपन 20% लेते हैं। कितना लेते हैं? 20। और दोनों साथ साथ लेंगे, 20 तो ये कम करेंगे, 10 आगे जाएगा, 10 ये ट्रांसफर हो जाएगा, है ना। तो मान लो यहां पर आपका जीपीपी जो ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है वो मान लो अपन बात रहे कि 10,000 जूल है। कितनी जूल है? 10,000 जूल। तो अब आप जानते हो कि 20 माइनस 20% यानी 2,000 तो वो कर दोगे और 1,000 हो गया 10%। यस। तो यहां आप जानते हैं कि एनपीपी तो क्या होगी? एनपीपी तो जीपीपी माइनस आर। तो आप जानते हैं कि 10,000 माइनस 2,000 तो 8,000 हो जाएगी। और एनसीपी क्या होगी? ये अपन घटाकर फिर नहीं घटाएंगे दोनों को एक साथ, है ना, कि 20 तो ये गया, 10 ये भी तो गया, जो नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल में जाता है, आगे ऊर्जा प्रभाव बताएंगे। तो आप जानते हैं कि एनसीपी आपकी हो जाएगी 7,000। कैसे भाई? जीपीपी 10,000 था, 20 ये, 2 ये और 1,000 वो, तो 3,000। तो एनसीपी क्या हो गया? 7,000। अब हर्बीवोरस के स्तर पर ये शोषण में कितना खर्च करते हैं? 30। तो अब इन पे जो आ गया, इन पे 10% आया था, नहीं किसका? 10,000 का 10%। तो यहां पर कितना आया था? 1,000 आया था। कितना आया था बेटा? 1,000। अब 30% तो ये किस में खर्च करेंगे? शोषण में। यस।
और 10% आगे जाएगा, वही 10% रूल आपका लगेगा, 10% आगे जाएगा ही जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, 1000 में से 300 दो और 100 400 हो गए, तो 1000 में से 400, तो यहाँ का इनका जो बचा हुआ कितना हो गया 600, ये बचा हुआ हो गया। अब देखो उपभोक्ताओं के स्तर पर कितना बचेगा। फिर ये 60% अपने शोषण में करते हैं, शोषण दर बढ़ती जाती है हाइड्रोफिक लेवल पे, ये आगे अपन और समझा देंगे। तो ये आप समझते हो शोषण में 60% करेगा, तो गया कितना था 100, गया कितना था 100, तो इसमें 60 खर्च हो गया, तो आप जानते हैं कितना बच गया 40। तो देखो उपभोक्ताओं के स्तर पर 640 बच गया। तो देखो उत्पादकों के स्तर पर कितना बचा 7000 एनसीपी, और उपभोक्ताओं के स्तर पर कितना बचा 640। यानी हर ट्रॉपिक लेवल से उसका शोषण का भी खर्च करना, और वो 10% जो नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल में निम्न पोषण स्तर से उच्च पोषण स्तर में केवल 10% ही खर्च होती है, 90% का ह्रास होता है उष्मा के रूप में, वो भक्षण करते हैं तब। तो आप जानते हैं कि उसमें से जो आप 20% उत्पादकों के स्तर पर शोषण होता है, उपभोक्ताओं पर 30% होता है, और आपके जो मांसाहारी होते हैं यानी उच्च, उनके स्तर पर 60% आपका होता है। तो ये बेटा मैंने आपको अच्छे से बता दिया, क्या एनसीपी भी बता दिया, बात को समझ रहे हैं। अब देखो कुछ बातें हैं, जैसे अपन वहां एनपीपी से रिलेटेड कुछ बातें बताएं, और फिर जो प्लांट के स्तर पे प्रोडक्टिविटी पढ़ते हैं मेन तो प्लांट की होती है, तो अपन ने सेकेंडरी तो उपभोक्ताओं पर बता दी। तो फिर वो एनपीपी के अलग अलग एक क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी का जो बहुत बार क्वेश्चन आता है नीट के अंदर, और उसके पश्चात की प्रोडक्टिविटी जो प्राइमरी है, जो प्रोड्यूसर लेवल वाले, उसको इफेक्ट करने वाले फैक्टर्स क्या हैं, वो आपको एनसीईआरटी के अंदर दे रखा है। तो अपन अब उनके बारे में देखते हैं। यस बेटा, तो देखिएगा, तो मैं वहां पर आपको बताऊंगा बेटा कि देखो एनपीपी जो आपको बताई थी, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, उससे रिलेटेड महत्वपूर्ण बिंदु। यस, तो देखो बेटा ये जो पूरा बायोस्फीयर है, कंप्लीट बायोस्फीयर, जलमंडल, स्थल मंडल, वायुमंडल जो भी है, अपन बात बेटा कि इस पूरे जैवमंडल है ना बेटा, अपन कहेंगे कि संपूर्ण जैवमंडल, जैवमंडल यानी बायोस्फीयर, बायोस्फीयर की कुल एनपीपी, कुल नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी पूरे वर्ष की है ना, कुल एनपीपी 170 बिलियन टन, 170 बिलियन टन, वो भी ड्राई वेट, शुष्क भार, जल के साथ नहीं, जल के बिना, शुष्क भार। तो संपूर्ण जैवमंडल की कुल एनपीपी 170 बिलियन टन ड्राई वेट पर ईयर है, पर ईयर है, इतनी आपकी बेटा कुल एनपीपी है। फिर अपन कहते हैं बेटा कि देखो महासागरों के द्वारा, महासागरों के द्वारा पृथ्वी का 2/3 क्षेत्र कवर्ड है, घिरा हुआ है, केवल महासागर। वैसे पूरे जल के द्वारा तो आप जानते हो कि 3/4 75%, लेकिन आप समझते हो कि 2/3 क्षेत्र कवर्ड है, घिरा हुआ है ना। लेकिन अपन एक बात कहेंगे, जबकि अपन कहेंगे जबकि महासागरों की उत्पादकता, महासागरों की सीधे बात आप करो एनपीपी की, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी की बात करें बेटा अपने यहां, तो महासागरों की जो उत्पादकता है, उत्पादकता एनपीपी केवल आप जानते हैं 55 बिलियन टन है। कितनी है बेटा 55 बिलियन टन, वही ड्राई वेट पर ईयर। अब 170 में से ओनली कितनी है 55 बिलियन टन है। यस, आप जानते हैं बेटा कि शेष जो 115 बिलियन टन है, 115 बिलियन टन, यानी इतना सारा प्रोडक्शन हरे पेड़ पौधे ये कर रहे हैं, ये प्रकाश सोपोषी कर रहे हैं जिससे अपना जीवन चल रहा है। तो शेष 100 बिलियन टन ड्राई वेट पर ईयर एनपीपी स्थल की है, एनपीपी स्थल की है। अब क्वेश्चन उठता है बेटा कि भाई इन महासागरों की कम उत्पादकता क्यों है। तो महासागरों की कम उत्पादकता,
के कारण। तो बेटा अपन बताते हैं कि महासागरों की कम उत्पादकता क्यों है, इस कम उत्पादकता के कारण क्या है। तो आप जानते हो कि इन महासागरों में लाइट, प्रकाश व नाइट्रोजन सीमाकारी होते हैं, सीमाकारी होते हैं, लिमिटिंग होते हैं बेटा, यानी इनकी कमी सी बनी रहती है। क्योंकि आपको मैंने बता दिया था ओशन में गहराई पे जाओगे तो लाइट कहां से आएगी। और आप जानते हो कि नाइट्रोजन की कमी क्यों होती है, क्योंकि ओशन में बहुत ही कम, ओशियंस में बहुत कम N2 फिक्सेशन होता है, N2 फिक्सेशन होता है मेरे बेटा। यस, समझ रहे हो। इस कारण से अपन बात करें कि उनकी उत्पादकता कम है। तो वहां नाइट्रोजन सीमाकारी है, और तुम जानते हो कि पौधों की वृद्धि में या उत्पादकता में नाइट्रोजन का बहुत ही अहम रोल है। यस, और जानते हो कि प्रकाश भी वहां पर क्या है, लिमिटिंग है। यस, और अपन कहें कि स्थलीय पारितंत्रों में भी, स्थलीय पारितंत्रों या छोटी झील और तालाबों में, स्थलीय पारितंत्रों व तालाबों के लिए भी सीमाकारी तो है, लेकिन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। यानी फोस्फोरस सीमाकारी है, क्योंकि औषधि चट्टानों का गठन से आएगा ना फोस्फोरस। तो स्थलीय पारितंत्रों तालाबों के लिए फोस्फोरस सीमाकारी है। अब देखो बेटा, इस पृथ्वी पर अगर मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात करूं आपके सामने कि सबसे हाईएस्ट प्रोडक्टिविटी किसकी है, तो आप जानते हो कि पूरी पृथ्वी पर, पूरे बायोस्फीयर में सबसे हाईएस्ट प्रोडक्टिविटी, तो सबसे हाईएस्ट प्रोडक्टिविटी तो बेटा किसकी है, सर्वाधिक उच्च उत्पादकता ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट की, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट की, यानी उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों की। उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों की उत्पादकता कितनी है बेटा, उत्पादकता है 5 किलोग्राम प्रति वर्ग मीटर, यानी मीटर स्क्वायर, और पर ईयर। ये आप समझ रहे हैं, इतनी उत्पादकता ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट की। अब अपन दूसरे नंबर पे दें, या वैसे अगर अपन ओशियन में हाईएस्ट प्रोडक्टिव वाला क्षेत्र दें, तो वैसे गहरे ओशियन में तो कम होती है, लेकिन ओशियन में कुछ भाग हैं, जैसे ओशियन में फिर भी ओशियन में हाईएस्ट प्रोडक्टिविटी वाला क्षेत्र, तो हाईएस्ट प्रोडक्टिव वाला जो क्षेत्र है ना, वो उनका तटीय क्षेत्र होता है, तटीय क्षेत्र। वहां तुम समुद्र के तटवर्ती क्षेत्रों में, तटीय क्षेत्रों में गए होंगे तो या देखा होगा कभी, तटीय क्षेत्र अधिक विविधता वाला होता है। को आप जानते बेटा कि जो तटीय क्षेत्र हैं वो अधिक विविधता वाले होते हैं, अधिक विविधता, क्योंकि वहां आप जानते हो क्या होती है, कैल्शियम कार्बोनेट की चट्टानें, कोरल रिफ्स, मूंगे की चट्टान या कैल्शियम कार्बोनेट युक्त चट्टानें, ये कोरल रिफ्स होती हैं। तो कोरल रिफ्स की प्रोडक्टिविटी भी हाईएस्ट होती है। लेकिन अगर ओवरऑल पूछ लिया जाए, चाहे जल हो स्थल हो, सब में पूछ लिया जाए, तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट की प्रोडक्टिविटी, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट की प्रोडक्टिविटी इन कोरल रिफ्स से भी ज्यादा होती है। यानी पूरे अपन बात रहे कि बायोस्फीयर में सर्वाधिक प्रोडक्टिविटी किसकी होती है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट की। यस बेटा, यस। अब देखिए कि बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपसे करता हूं कि भाई स्थलीय पारितंत्रों की, स्थलीय पारितंत्रों में जो ये फॉरेस्ट हैं, तो स्थलीय पारितंत्रों में उत्पादकता का क्रम। तो बेटा देखो कि स्थलीय पारितंत्रों में जो प्राकृतिक पारितंत्र हैं, उत्पादकता का क्रम। तो जैसे मैंने आपको भूमध्य रेखा से उच्च अक्षांश की ओर जो मैंने आपको स्ट्रेटिफिकेशन बताया था शुरू में ही, जैसे कि सबसे ज्यादा प्रोडक्टिविटी जो भूमध्य रेखा के जस्ट पास है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। फिर आप समझ सकते हैं कि सब ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल यानी उपोष्ण पर्णपाती जो होते हैं, डेसिडियोस, है ना, पर्णपाती। फिर आप जानते हो कि उसी रीजन में सब ट्रॉपिकल ग्रास लैंड होते हैं, सब ट्रॉपिकल ग्रास लैंड।
तो मैं ऐसे बता दूं साइन से, है ना, घास स्थल होते हैं। और फिर आप जानते हो कि जो टेम्परेट फॉरेस्ट थे शीतोष्ण पर्णपाती, टेम्परेट फॉरेस्ट शीतोष्ण पर्णपाती थे। फिर जो शंकुधारी आ जाते हैं, कोनिफर्स आ जाते हैं। और फिर बेटा देखो, मैं आपको सबसे इंपॉर्टेंट बात बताऊं कि जो शंकुधारी कोनिफर्स आ जाते हैं, जैसे मैं आपको बताऊं कि जो डेजर्ट होते हैं, डेजर्ट उनकी प्रोडक्टिविटी बहुत ही कम है ना, सबसे कम प्रोडक्टिविटी है डेजर्ट की। तो मैं इसके अलग से बता देता हूं, यानी है ना, अब यहीं पे मैं लिख देता हूं फिर कुछ बातें, ये तो आपने लिखकर हम लिख ही दिया। फिर देखो कि बेटा जो डेजर्ट होते हैं, डेजर्ट, तो डेजर्ट मरुस्थल को अपन दो प्रारूप दे देते हैं वैसे भी। जैसे अपन कोल्ड डेजर्ट, जैसे अपन उत्तरी ध्रुव पर जाएं, कोल्ड डेजर्ट जो आपने टुंड्रा पढ़ा था, टुंड्रा, है ना। और एक अपन बात रहे कि हॉट डेजर्ट, हॉट डेजर्ट जैसे अपन बात रहे कि थार का डेजर्ट है या सहारा। तो इनकी प्रोडक्टिविटी नेचुरल में सबसे कम होती है डेजर्ट की प्रोडक्टिविटी, है ना, कोनिफर्स से भी कम होती है, चाहे वो कोल्ड डेजर्ट हो और चाहे हॉट डेजर्ट हो। बात को समझ में आई। अब देखिए बेटा कि वहां एक बात और थी कि जो कृत्रिम पारितंत्र होते हैं, यानी आर्टिफिशियल, जैसे क्रॉपलैंड, तो जो क्रॉपलैंड होती है फसलों की उत्पादकता, है ना, तो मैंने आपसे कहा था कि जो आर्टिफिशियल होते हैं उनमें सारी चीज विविधता, डाइवर्सिटी लो होती है, लिटिल साइक्लिंग ऑफ न्यूट्रिएंट होता है, बहुत सिंपल एक आधी फूड चेन हो सकती है क्योंकि एक ही प्रकार की फसल होती है। यस, लेकिन आप जानते हैं मैंने एक ही चीज कही थी कि उनकी प्रोडक्टिविटी हाई होती है। हालांकि प्राकृतिक से ज्यादा हो ऐसा नहीं है, वर्षावन से ज्यादा किसी की नहीं हो सकती है। तो जैसे मैं बेटा यहां कहूं कि क्रॉपलैंड, क्रॉपलैंड फसल पारितंत्र, फसल पारितंत्र की प्रोडक्टिविटी, जो आप समझ सकते हो कि कृत्रिम पारितंत्र है, कृत्रिम पारितंत्र है। तो जैसे शुगर कैन और राइस की होती है, शुगर कैन व राइस फील्ड की, लेकिन जानते हो शुगर कैन की प्रोडक्टिविटी, शुगर कैन की प्रोडक्टिविटी राइस से ज्यादा है क्योंकि शुगर कैन C4 प्लांट है। क्या बेटा? C4 प्लांट। और शुगर कैन की प्रोडक्टिविटी कितनी होती है? 4 किलोग्राम, वही मीटर स्क्वायर और ईयर, यानी आप समझ सकते हैं शुगर कैन की ये प्रोडक्टिविटी होती है। तो ये सारी बातें बेटा मैंने आपको क्लियर करवाई और सब कुछ यहाँ प्रोडक्टिविटी के थ्रू मैंने आपको बताया। कोई प्रॉब्लम नहीं है। वहां एनसीपी का कोई थोड़ा सा कंसेप्ट है, अगर उसको बहुत परफेक्टली करना, वरना अपन एनर्जी फ्लो, नेक्स्ट अब देखा अपन डिकम्पोजिशन, अपघटन, और फिर अपन एनर्जी फ्लो लेते हैं, उसमें परफेक्टली सारी बातें आपके सामने होगी। यस बेटा। और फंक्शन को बिल्कुल एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग वर्ड टू वर्ड बहुत अच्छा करें। अब देखिए बेटा एक इंपॉर्टेंट फंक्शन एनर्जी फ्लो, ऊर्जा प्रवाह, जो बहुत ही बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन उससे पहले कुछ उसकी जानकारी और फिर अपन एनर्जी फ्लो पे जाते हैं। तो देखो बेटा, इस पृथ्वी पर समस्त प्रकार के इकोसिस्टम, जितने भी इकोसिस्टम है, चाहे घास स्थल हो, चाहे वन हो, चाहे जलीय पारितंत्र हो, ज्यादातर, है ना। तो बेटा अपन कहते हैं कि इस पृथ्वी पर समस्त प्रकार के पारितंत्रों, इकोसिस्टम के लिए ऊर्जा का स्रोत सूर्य है। ऊर्जा का स्रोत क्या है बेटा? सूर्य। प्राकृतिक ऊर्जा का स्रोत सूर्य है। अपवाद किनको छोड़कर? डीप सी हाइड्रोथर्मल वेंट, यानी जो गहरे समुद्रीय उष्ण जल क्षेत्र होते हैं, उष्ण जलीय क्षेत्र होते हैं, क्योंकि आप जानते हो कि वहां सूर्य का प्रकाश पहुंच ही नहीं सकता। अब वहां अगर कोई प्रोड्यूसर होगा, यस बेटा आप समझ रहे हैं, तो वो आप जानते हैं कीमोसिंथेटिक पावर्ड इकोसिस्टम होते हैं। अगर वहां कोई प्रोड्यूसर होगा तो वो कौन होते हैं? कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया। बात को समझे? तो इन डीप से हाइड्रोथर्मल वेंट को छोड़कर पृथ्वी पर जो समस्त प्रकार के इकोसिस्टम है, उनके लिए ऊर्जा का स्रोत क्या है बेटा? सूर्य का प्रकाश। और ये तो अपन पहले वहां पर जब अपने अजैव कारक लाइट पढ़ा था, तो वहां अपन ने बेटा कि जो फोटोमैग्नेटिक जो लाइट स्पेक्ट्रम पढ़ा था, यानी प्रकाश जो अपन बात बेटा कि विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम वहां पर पढ़ा था, तो अपन ने कहा था कि जो टोटल सौर ऊर्जा काम की नीति वो बात करेंगे, लेकिन आप समझ सकते हैं कि ये सूर्य की इस ऊर्जा को पादप प्रकाश संश्लेषण में प्रयुक्त करते हैं।
और भोज्य पदार्थ बनाते हैं। और अपन वहां भी कह चुके थे कि जितने भी जंतु हैं, चाहे वो शाकाहारी हो चाहे मांसाहारी हो, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से भोजन के लिए किस पर डिपेंड होंगे? पौधों पर। बात को समझे? लेकिन देखो बेटा, पहले अपन वो व्यू पढ़ लेते हैं कि भाई देखो, ये आपका जो ऊर्जा का स्रोत है सूर्य, सन है ऊर्जा का स्रोत। सूर्य अपन कहें कि ऊर्जा का स्रोत। अब मेरी बात मान लीजिए बेटा कि सूर्य से जो टोटल विकिरणें आती है, कुल विकिरणें, उनको आप कहते हो ISR, जो 100%, इंसिडेंट सोलर रेडिएशन। इंसिडेंट सोलर रेडिएशन, यस बेटा, सूर्य से जो कुल सौर विकिरणें आती है ISR, इंसिडेंट सोलर रेडिएशन, आपतित सौर विकिरणें। आपने कहा था कि सूर्य से जो कुल विकिरणें आती है वो पूरी प्रकाश संश्लेषण के योग्य नहीं होती है। तो अपन कहते हैं बेटा, आपने उस स्पेक्ट्रम में, लाइट स्पेक्ट्रम में, आपने कहा था कि एक विजिबल स्पेक्ट्रम होता है दर से प्रकाश। विजिबल स्पेक्ट्रम होता है दर से प्रकाश, और उसकी जो रेंज होती है 400 से 700 नैनोमीटर। तो आप समझ रहे हैं कि जो विजिबल स्पेक्ट्रम होता है दर से प्रकाश 400 से 700 नैनोमीटर, जो 50% से कम ही है, कुल का 50 से कम ही है, और कुल का थोड़ा 50 से अधिक जो अदर लाइट है ना बेटा, अदर लाइट है जिनकी इंटेंसिटी बहुत ज्यादा है और वेवलेंथ, तरंग दैर्घ्य कम है, जैसे यूवी रेज रही है तो ओजोन परत अवशोषित कर लेती है। तो अपन कहते हैं कि कुछ जो विकिरणें गैसों वह जलवाष्प के द्वारा अवशोषित हो जाती है, कुछ बादलों के द्वारा वापस परावर्तित हो जाती है, या धूल के कणों के द्वारा विस्तृत हो जाती है। और जो 50% से कम है, जिसकी रेंज 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर है, जिसकी रेंज 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर है ना बेटा, वो आपका कहलाता है पार, PAR, फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन, प्रकाश संश्लेषणीय सौर नियतांक। यानी प्रकाश संश्लेषण में यही प्रयुक्त होता है, ISR का 50 से कम, यानी पार, फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन। ये क्वेश्चन नीट में आ चुका है कि पार की रेंज क्या होती है, 400 से 700 नैनोमीटर। अब सुनो बेटा, इस पार का तो 2 से 10%, कितना, 2 से 10%। ये जो प्रकृति के हरे पेड़ पौधे हैं, ये प्रकृति के हरे पेड़ पौधे हैं बेटा, जो आप समझ रहे हैं कि पार का तो आप जानते हैं कि कितना, 2 से 10%। ये 2 से 10% अपने प्रकाश संश्लेषण में प्रयुक्त करते हैं। लेकिन अगर अपन, अब सुनो, ये पार किसमें से लिया गया है, 50 से कम में। तो अगर अपन टोटल ISR की बात करेंगे, ISR की, इंसिडेंट सोलर रेडिएशन की, तो इसका 1 से 5%, कुल आपतित का 1 से 5% ये प्रकृति के हरे पेड़ पौधे अपने प्रकाश संश्लेषण में प्रयुक्त करते हैं। तो पार का 2 से 10 हो गया, तो अपन कहेंगे कि भी कुल का 1 से 5% ये अपने प्रकाश संश्लेषण में प्रयुक्त करते हैं। अब आपने क्या कहा था बेटा कि जो टोटल फोटोसिंथेसिस होगा, कुल प्रकाश संश्लेषण, इकाई समय में, इकाई क्षेत्रफल में, कुल सौर ऊर्जा जो स्थिरीकृत की है, या कुल प्रकाश संश्लेषण क्या है, GPP। क्या है बेटा, GPP, सकल प्राथमिक उत्पादकता। ये तो बताया था ना आपने। फिर ये प्रोड्यूसर लेवल पे इनके शोषण में जो खर्च होती है, शोषण में खर्च होती है, तो आप, मैं यहां पर बताऊंगा कि शोषण में GPP का कितना प्रतिशत, 20। तो 1 से 5 GPP है, तो 1 से 5 GPP का यहां पर बेटा शोषण में जो खर्च होगी 1 से 5 का 20% हो गया 0.2। यस बेटा। और अपन बात बेटा कि 0.2 से 4, सॉरी 0.2 से 1, ये अपन बात बेटा कि इसका 0.2 से 1% ये शोषण में खर्च हो गया, किसका, GPP का, यानी 1 से 5 का। तो 0.2 से 1%। यस बेटा। अब बच गया कितना, 1 से 5% में 0.2 से 1 हो गया, तो आपका कितना बच गया, 0.8 से 4%। 0.8 से कितना बेटा, 4%। ये आपकी क्या होगी, NPP, जो संचित ऊर्जा अवेलेबल फूड है। अब बेटा देखो अपन क्या दे देते हैं, अपन एक बहुत इंपॉर्टेंट बात करते हैं। सामान्यतः अपन बात करें जो संचित ऊर्जा है वो अवशोषित ऊर्जा
सामान्यतः तो जो संचित ऊर्जा वो अवशोषित ऊर्जा, यानी जो 2 से 10%, पार का कितना 2 से 10%, तो जो संचित ऊर्जा वो अवशोषित ऊर्जा इस 2 से 10% के रेफरेंस में बताई जाती है। जब 2 से 10% को आप जीपीपी मानोगे तो आर कितना होगा 20%। अब इसका आप जानते हैं 20% कितना होगा 0.4, डबल हो जाएगा ना 0.4, और 0.4 से 2। अब ये शोषण में खर्च हो गया तो आप जानते हो कि एनपीपी इसके रेफरेंस में क्या आएगी, इसके रेफरेंस में एनपीपी आएगी 1.6 से 8। 1.6 से कितनी आएगी 8। लेकिन अपने एक बात कहते हैं बहुत इंपॉर्टेंट आपको कह रहे हैं कि अपन सामान्यतः संचित ऊर्जा अवशोषित ऊर्जा के प्रतिशत रूप में दर्शाई जाती है, न कि कुल ऊर्जा के रूप में। इसलिए देखो ये संचित ऊर्जा क्या आ गई, डबल आ गई। लेकिन आप दिमाग तो लगाओ बेटा, ऑलरेडी ये जो पार है ना ये 50% ही है, तो 50 से कम का 2 से 10 लेते हैं तो कुल का कितना लेते हैं 1 से 5। तो आईएसआर आ गया ना 1 से 5, फोटोसिंथेसिस जीपीपी, तो ये आप जानते हो 1 से 5, तो 1 से 5 में से 20% शोषण में खर्च कर देंगे, है ना। तो 1 का 20% 0.2 और 5 का 20% कितना होता है 1, तो बच गया कितना 0.8 से 4। वो तो वही बात हो गई ना कि 2 से 10 की तुलना में ये कितना टोटल का कितना 1 से 5 है, तो ये आधी आ गई। और अगर आप 2 से 10 लेते हैं, 2 से 10 अवशोषित के रूप में लेते हैं तो ये डबल आ गई। देखो इसकी 0.8 से 4 की डबल आ गई 1.6 से 8। बात को समझ रहे हैं। खैर ये आपको मैंने कंसेप्ट समझा दिया। अब अपन सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट यानी एनर्जी फ्लो पे, यानी उसकी बात अपन करेंगे जो सबसे इंपॉर्टेंट है इस एनर्जी फ्लो की। यस बेटा, तो ये पूरा जो इंसिडेंट सोलर रेडिएशन होता है क्या चीज किसमें, पूरा कंप्लीट आपको मैंने बता दिया। यस बेटा, अब देखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपके सामने करूंगा। फिर देखो बेटा कि जो ये हरे पेड़ पौधे सूर्य के प्रकाश को स्थिरीकृत करते हैं, CO2 का स्थिरीकरण करते हैं और भोज्य पदार्थ बनाते हैं, जीपीपी कुल बनाते हैं, अपने शोषण में खर्च कर लेते हैं, या अपन बात कि शोषण में खर्च करने के बाद अपने शरीर में जो संचित करते हैं एनपीपी वो अवेलेबल फूड होता है। तो फिर अपन एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कहेंगे बेटा यहाँ पर कि इकोसिस्टम में ऊर्जा का प्रवाह, बहुत इंपॉर्टेंट बात यहां पर कहेंगे बेटा अपन कि देखो इकोसिस्टम में ऊर्जा का प्रवाह भोज्य पदार्थों के रूप में होता है। ये पहले भी कह चुके अपन, इकोसिस्टम में ऊर्जा का प्रवाह भोज्य पदार्थों के रूप में होता है। देखिए हाँ, तो देखिए बेटा एनर्जी फ्लो, तो अपन कहते हैं कि भाई इकोसिस्टम के अंदर, इकोसिस्टम में पारितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह भोज्य पदार्थों के रूप में होता है। है ना बेटा कि इकोसिस्टम में ऊर्जा का प्रवाह भोज्य पदार्थों के द्वारा होता है। अब देखिए बेटा कि अपन पारितंत्र में अगर ऊर्जा के प्रवाह को एक सरलीकृत चित्रित किया जाए तो हमको इसमें 2 आयामों पर, 2 इवेंट पर ध्यान देना आवश्यक है। पहली इवेंट क्या है बेटा, फर्स्ट इवेंट क्या है कि पारितंत्र में ऊर्जा प्रवाह सदैव एक दिशीय रूप में होता है। ये ऊर्जा प्रवाह का पहला आयाम है। यस बेटा कि पारितंत्र में ऊर्जा प्रवाह सदैव एक दिशीय होता है, यानी अपन ने यहां पर कहा कि ऑलवेज यूनिडायरेक्शनल फ्लो। यस बेटा, इसका मतलब क्या है बेटा कि जो सूर्य का प्रकाश है, सौर ऊर्जा पहले एंटर करेगी प्रोड्यूसर के माध्यम से, फिर प्रोड्यूसर से ऊर्जा
शाक बक्सियों पर और शाक बक्सियों से मांसाहारियों पर। और कभी भी आप जानते हैं कि पुनः विपरीत दिशा में स्थानांतरित नहीं किया जा सकता। तो देखो यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आपको बता रखी है कि जैसे मैं आपको बताऊं बेटा कि सन और सन से किस पे, अभी मैं यहां से बताता हूं, जैसे बेटा सन और सन से किस पे, प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर उत्पादक, यस बेटा, और प्रोड्यूसर से कंज्यूमर उपभोक्ता। यानी मेरे बेटा मैंने आपको बताया कि सौर ऊर्जा की एंट्री प्रोड्यूसर के माध्यम से होती है, फिर प्रोड्यूसर से, उत्पादक से कंज्यूमर, जो कंज्यूमर में पहले शाक बक्सी होते हैं हर्बिवोरस, फिर कार्निवोरस मांस बक्सी, है ना। तो इस रूप में होता है, विपरीत दिशा में इसको कभी भी प्रभावित नहीं किया जा सकता। कैसे, मैं आपको कंसेप्ट से समझाता हूं। जैसे बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताता हूं कि जैसे सोलर रेडिएशन जो होती है उसको अपन कहते हैं लाइट एनर्जी, लाइट एनर्जी। अब आपको अच्छे से मैंने पहले ही समझा दिया था कि जो लाइट एनर्जी है वो प्रकृति के जो हरे पेड़ पौधे होते हैं, प्रोड्यूसर होते हैं, हरी पत्तियां होती है, उनमें क्लोरोफिल होता है, और वो क्लोरोफिल उस सोलर रेडिएशन को, उस लाइट एनर्जी को एंट्रैप करते हैं। और लाइट एनर्जी को एंट्रैप करके आप जानते हैं कि ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण के दौरान जब वो अकार्बनिक पदार्थों से कार्बनिक पदार्थ संश्लेषित करते हैं तो लाइट एनर्जी को बताओ किसमें कन्वर्ट कर देते हैं, केमिकल एनर्जी में, केमिकल एनर्जी में। और अपन ने ये बात पहले ही कह दी थी कि वो केमिकल एनर्जी जो प्रकाश संश्लेषण में भोज्य पदार्थ शर्करा बनती है, शर्करा के जो कार्बन कार्बन बंध होते हैं उनमें वो संचित रहती है। यस बेटा, क्लियर। अब आप समझ सकते हैं कि जैसे ही अगर अपन फिर आगे, यानी प्रोड्यूसर भी अपना शोषण करेंगे और फिर अपन प्रोड्यूसर से जैसे ही कंज्यूमर पे जाएंगे तो ऊर्जा के कई सारे प्रारूप बन जाएंगे। जैसे हीट एनर्जी कई भागों में वो विभक्त हो जाएगी, जैसे हीट एनर्जी हो गई, यस बेटा, है ना, हीट एनर्जी यानी उष्मा, यस बेटा। जैसे अपन बात करेंगे अपन कि मैकेनिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी यांत्रिक ऊर्जा, ये अपन बात करेंगे काइनेटिक एनर्जी। तो ऊर्जा के कई रूपों में वो विस्तृत हो गई। तुम्हें अच्छे से पता है बेटा कि जब ये ऊर्जा भोजन में संचित रहती है, निहित ऊर्जा, भोजन में निहित ऊर्जा सांद्रित अवस्था में रहती है और फिर उष्मा में बिखरी हो जाती है। तो कई रूप हो गए, हीट एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी। तो क्या ये रूप क्या वापस इसमें स्थानांतरित हो सकते हैं? कभी भी नहीं हो सकते। यानी इसलिए अपन कहते हैं कि पारितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह सदैव एक दिशीय होता है। यानी सोलर रेडिएशन से प्रोड्यूसर, उत्पादक, उत्पादकों से शाक बक्सियों में और शाक बक्सियों से मांसाहारियों में, और ये कभी भी विपरीत दिशा में स्थानांतरित नहीं हो सकता। यस बेटा। दूसरा आयाम क्या था? दूसरा आयाम क्या था बेटा? जो दूसरा आयाम था वो मैं आपको बताता हूं। दूसरा आयाम क्या था बेटा कि जैसे जैसे अपन सक्सेसिव ट्रॉपिक लेवल में बढ़ते हैं, उत्तरोत्तर पोषक स्तरों में, उत्तरोत्तर पोषक स्तरों में जाने पर ऊर्जा की मात्रा घटती जाती है। तो बेटा उत्तरोत्तर पोषक स्तरों में जाने पर क्या होती है? ऊर्जा की मात्रा घटती जाती है, डिक्रीज होती जाती है ना। अपन कहते हैं कि इन सक्सेसिव ट्रॉपिक लेवल अमाउंट ऑफ एनर्जी डिक्रीजेज। उत्तरोत्तर पोषक स्तरों में ऊर्जा की मात्रा घटती जाती है। क्यों बेटा? क्योंकि जो अपन बात रहे कि एनर्जी का फ्लो है, एनर्जी का फ्लो वो किसके अकॉर्डिंग होता है? तो अपन एक बहुत इंपॉर्टेंट बात लिखेंगे, फ्लो ऑफ एनर्जी अकॉर्डिंग फ्लो ऑफ एनर्जी अकॉर्डिंग रूल ऑफ इकोलॉजिकल 10%, रूल ऑफ इकोलॉजिकल 10% के अनुसार होती है बेटा। यस बेटा। तो अपन ऐसे कहें कि ऊर्जा का प्रवाह अपन बात बड़ा कि पारिस्थितिकी के 10% नियम के अनुसार होती है।
अनुसार होती है। और बेटा मैं आपको बता दूं कि भाई देखो ये जो रूल ऑफ इकोलॉजिकल 10% है, रूल ऑफ इकोलॉजिकल 10%, ये किसने दिया बेटा? बाई लिंडमान। ये लिंडमान वैज्ञानिक ने दिया था। और इस लिंडमान वैज्ञानिक ने क्या कहा बेटा कि जब अपन कहें कि ऊर्जा का प्रवाह निचले से, इन लोअर ट्रॉफिक लेवल से, निचले से ऊपरी पोषक स्तर पर होता है, निचले से ऊपरी पोषक स्तर पर होता है, तो मात्र 10% ऊर्जा ही स्थानांतरित होती है। शेष 90% ऊर्जा ऊष्मा के रूप में विमुक्त हो जाती है। विमुक्त हो जाती है। यस बेटा, यानी आपने कहा कि बेटा जब निचले से ऊपरी पोषण स्तर पर ऊर्जा का प्रवाह होगा, जैसे T1 से T2 पर, फिर T2 से T3 पर ऊर्जा का प्रवाह होगा, तो केवल अपन कहते हैं कि मात्र 10% ऊर्जा स्थानांतरित होती है, शेष 90% ऊर्जा ऊष्मा के रूप में विमुक्त हो जाती है। और यही क्या था? रूल ऑफ इकोलॉजिकल 10%, जो किसने दिया था बेटा? लिंडमान ने। बोलो बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। यस, तो अपन ने कहा था ना कि भाई ऊर्जा प्रवाह में दो आयाम पर देना आवश्यक है। पहला एक दिशा में ऊर्जा का प्रवाह, और दूसरा उत्तरोत्तर पोषक स्तरों में जाने पर ऊर्जा की मात्रा घटती है। यस बेटा, अब इसको एक बहुत अच्छे कंसेप्ट के साथ मैं आपको बता देता हूं। जैसे ट्रॉफिक काइनेटिक कंसेप्ट क्या कहता है? ट्रॉफिक काइनेटिक कंसेप्ट, ट्रॉफिक काइनेटिक कंसेप्ट। यस मेरे बेटा, तो ट्रॉफिक काइनेटिक कंसेप्ट बेटा क्या कहता है? जैसे मैं आपको यहां पे बताता हूं कि फर्स्ट ऑफ ऑल आप समझ सकते हैं कि जैसे ये यहां पर जो सन है, मैं आपको बता दूं सन, और सन से आपको बताई थी अभी सोलर रेडिएशन, जो इंसिडेंट सोलर रेडिएशंस हैं। यस बेटा, अब इंसिडेंट सोलर रेडिएशन से जैसे अपन सबसे पहले एक पारतंत्र की कोई एक फूड चेन अपन लेते हैं। जैसे अपन कहें कि ग्रास ले लें यहां पर अपन। यस बेटा, ग्रास में फिर अपन यहां पर ले लें डियर, हिरण, और फिर अपन ले लें जैसे वोल्फ या फॉक्स ले लें, फॉक्स। यस बेटा, और फिर अपन बात कर लें किसकी? टाइगर की, टाइगर की या लॉयन की। यस बेटा, तो देखिए कि मैं इसको एक बार और अच्छे से लिख देता हूं। यानी ये आपके सामने, जैसे मैंने आपके सामने क्या बात की बेटा कि भी सबसे पहले ग्रास, और ग्रास से अपन चले गए किस पर? डियर, और फिर अपन चले गए किस पर? फॉक्स, और फिर अपन चले गए किस पर? टाइगर या लॉयन। अगर मैं इनको ट्रॉफिक लेवल दूं तो हमेशा जो प्रोड्यूसर होते हैं वो ट्रॉफिक लेवल फर्स्ट पे आते हैं, ट्रॉफिक लेवल फर्स्ट। फिर जो शाक बख्शी होते हैं ये ट्रॉफिक लेवल T2 पे होते हैं। अब इसके अंदर ये प्राथमिक मांसाहारी है तो T3, और अपन बात बेटा की T4। यस बेटा, अब आप ध्यान दीजिएगा, तो ये जो मैंने आपसे कहा था कि जो इंसिडेंट सोलर रेडिएशन होती है, इंसिडेंट सोलर रेडिएशन ISR, तो ISR का मात्र 1 से 5% है ना कुल आपतित सौर प्रकाश का। आपने पार का 2 से 10 लिया था, तो बेटा वो तो अवशोषित का अपन ले लेते हैं, लेकिन अवशोषित के रेफरेंस में वो दुगनी हो जाती है। लेकिन अगर अपन कुल का देखें तो कुल का 50 तो आपको काम का ही नहीं बताया, 50 में से 2 से 10, तो कुल का कितना? 1 से 5। तो ये ग्रास पे हो गया। अब अपन बात करते हैं यहाँ पर कि मान लो ग्रास पे जो एनर्जी है वो 1000 किलो कैलोरी है। यहाँ पर 1000 किलो कैलोरी ये जो एनर्जी है। अब आप समझ सकते हैं कि उत्तरोत्तर पोषक स्तर पर जैसे घास से 10% स्थानांतरित होगी डियर पर, तो यहाँ पर कितनी होगी? 100 किलो कैलोरी। फिर आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर फिर आप जानते हो कि कितना परसेंट? 10%।
और 10% होगी तो यहाँ पर कितनी होगी 10 किलो कैलोरी, और फिर आप जानते हैं कि 10% तो यहाँ पर कितनी होगी 1 किलो कैलोरी। बात को समझे? तो ये आपका रूल ऑफ इकोलॉजिकल 10% हो गया। बात समझ रहे हैं आप? अब बेटा आपको पता है कि जैसे अपन कहते हैं कि ये बात करते हैं कि 90% का जो लॉस हो रहा है, 90% का लॉस ऊष्मा ग्रुप में, और आप जानते हो कि प्रोड्यूसर लेवल पे जो रेस्पायरेशन है, श्वसन है, रेस्पायरेशन श्वसन, तो मैं आपको कहता हूं बेटा कि यहाँ 20%, और जैसे शाकाहारियों के लेवल पे जो रेस्पायरेशन होता है वो कितना होता है बेटा, श्वसन में कर दिए कितना होता है 30%, और यहाँ अपन बात उड़ा कि जो चाहे ये प्राथमिक मांसाहारी हो चाहे उच्च मांसाहारी हो, यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि श्वसन के रूप में, रेस्पायरेशन के रूप में कितना होता है 60%। यस, तो बेटा देखो कि ये आपका ट्रॉफिक काइनेटिक कंसेप्ट है, ट्रॉफिक काइनेटिक कंसेप्ट। अब यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता दूं बेटा कि देखो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैं आपको बात बताता हूं यहाँ पर कि सबसे पहले अपन यहाँ सूर्य से देखो कि केवल कुल सौर आपतित का ISR, कुल आपतित सौर प्रकाश का 1 से 5 जो यहाँ पे GPP बनता है। क्या बनता है बेटा? GPP, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। अब आप जानते हो इसका मतलब बहुत सारी अनुपयोगी ऊर्जा ऊष्मा के रूप में से होगी। फिर उत्पादकों की जो सकल उत्पादकता में निहित ऊर्जा है उसका कुछ भाग यानी 20%, 10 तो ये ट्रांसफर हो गया, 10 तो ये ट्रांसफर हो गया ना, और 20% इन्होंने अपने श्वसन में खर्च कर लिया। तो आप समझ सकते हैं कि 10 के बाद आप जानते हैं कि 90 का लॉस होता है वैसे, तो देखो 10 तो ये ट्रांसफर हो गया और 20 अपने उपापचय में खर्च कर लिया। तो 70% जो होता है, यानी 70% जो होता है वो अन्य उपापचय गतिविधियों में, अन्य उपापचय गतिविधियों में खत्म हो जाता है, अन्य उपापचय गतिविधियों में। यस बेटा। फिर देखो जो 10% ट्रांसफर हुआ, यहाँ जो 100 किलो कैलोरी हुआ उसका 10% तो आगे ट्रांसफर हो गया, और 30% किसमें, श्वसन में खर्च हो गया, और फिर आगे अपन बात करें कि इस प्रकार देखो बेटा कि उत्तरोत्तर पोषक स्तरों में ऊर्जा की मात्रा क्या होती जाती है, घटती जाती है, और लास्ट यहाँ पर जाकर तो ऊर्जा की बहुत ही कम मात्रा बच गई जिसको आगे स्थानांतरित करना उतना संभव नहीं है। इसलिए अपन कहते हैं कि जो उच्च मांसाहारी होते हैं ये इकोलॉजिकल रूप से, पारिस्थितिक रूप से अत्यधिक कमजोर है क्योंकि एनर्जी बहुत कम रहती है, लेकिन ये फिजिकली, शारीरिक रूप से बहुत ही मजबूत होते हैं क्योंकि श्वसन में बहुत सारा खर्च कर रहे हैं। बात को समझ रहे हैं? इसलिए अपन कहते हैं बेटा, लेकिन पारिस्थितिक रूप से कमजोर है इसलिए टाइगर की, लोइन की इनकी संख्या कम ही होती है। इस प्रकार फिर अपन कहेंगे कि भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट बात यहां पर अपन कहेंगे कि देखो बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कि जो उत्पादकों की सकल उत्पादकता है उसका कुछ भाग तो अपने श्वसन में उन्होंने खर्च कर लिया और कुछ शाक बक्सियों को दे दिया, और जो अनुपयोगी रह गया वो या तो अन्य उपापचय क्रियाओं में या फिर इनकी मृत्यु हो जाएगी तो अपघटन में चला जाएगा। और फिर ऐसे आगे शाक बक्सियों पर जो मतलब स्वांगीकृत ऊर्जा है शाक बक्सियों पर, तो वही बात, शाक बक्सियों ने अपने श्वसन में खर्च कर लिया और कुछ भाग आगे मांसाहारी को दे दिया। यस बेटा। और आप जानते हो मांसाहारियों ने उच्च मांसाहारियों को, तो ऐसे उत्तरोत्तर चलते चलते ऊर्जा की मात्रा बहुत ही ज्यादा घट गई। इसलिए पारितंत्र में, इसलिए अपन कहते हैं कि पारितंत्र में 3 से 4 पोषण स्तरों तक की ये ऊर्जा सीमित हो जाती है। पारितंत्र में 3 से 4 पोषण स्तरों तक की ऊर्जा सीमित हो जाती है। इसलिए अपन आगे खाद्य श्रृंखला बनाएंगे तो खाद्य श्रृंखला में ज्यादा से ज्यादा 3 से 4 पोषण स्तर तक ही होंगे और फिर ये सीमित हो जाएगी। बात को समझे बेटा? उस एनर्जी फ्लो के बारे में और अपन पढ़ेंगे, और इसी में फिर अपन बेटा आपको आगे जो ट्रॉफिक लेवल होते हैं, पोषण स्तर होते हैं, फूड चेन होती है, खाद्य श्रृंखला होती है, फूड वेब होता है। लेकिन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज जो मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ, जो आपको इकोलॉजी के अंदर एनसीईआरटी ने बता रखी है कि देखो बेटा ऊर्जा प्रवाह है, ऊर्जा प्रवाह पारितंत्र का लाक्षणिक कार्य है, यानी कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन है, एक आवश्यक फंक्शन है।
और मैं आपको बताऊं बेटा कि पारितंत्र में ऊर्जा प्रवाह, पारितंत्र में ऊर्जा प्रवाह, यस बेटा, पारितंत्र में ऊर्जा प्रवाह उष्मागतिकी, थर्मोडायनेमिक्स, उष्मागतिकी के दोनों नियमों की अनुपालना करता है। यस बेटा, यानी पारितंत्र में जो ऊर्जा प्रवाह होता है वो उष्मागतिकी के दोनों नियमों की अनुपालना करता है। यस, और कैसे भाई, देखो मैं आपको बताता हूं। फर्स्ट, उष्मागतिकी का फर्स्ट जो नियम है, थर्मोडायनेमिक्स का जो फर्स्ट लॉ है वो क्या है बेटा, आप अच्छे से पढ़ा होगा कि देखो ऊर्जा को ना तो नष्ट किया जा सकता है, ऊर्जा को न तो नष्ट किया जा सकता है और न ही उत्पन्न किया जा सकता है। अब बेटा जी देखो, मैंने आपको जो प्रीवियस लेक्चर था उसमें आपको मैंने बताया भी था कि जैसे सोलर एनर्जी केमिकल में होगी, केमिकल आगे लेवल पे गई तो हीट है, काइनेटिक है, जो भी है मैकेनिकल है, उनमें चलती। तो अपन ने क्या कहा था कि ब्रह्मांड की ऊर्जा नियत है बेटा, ऊर्जा को न तो नष्ट किया जा सकता और न ही उत्पन्न किया जा सकता है। अपन कहते हैं कि बल्कि एक अवयव से केवल और केवल अपन कहें बल्कि, यस बेटा, बल्कि एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है या स्थानांतरित किया जा सकता है। यस बेटा, तो ये तो आपका हो गया फर्स्ट रूल जो थर्मोडायनेमिक्स का है। दूसरे रूल के अकॉर्डिंग देखो अपने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कहते हैं, आप जानते हो बेटा कि जब इकोसिस्टम में, पारितंत्र में एक जीव से दूसरे जीव में ऊर्जा स्थानांतरित होती है, यस बेटा, जैसे आपने बताया था कि प्रोड्यूसर से शाक बक्सियों में और शाक बक्सियों से मांस बक्सियों में, तो एक जीव से दूसरे जीव में ऊर्जा जब स्थानांतरित होती है तो बेटा अपन कहें कि उपापचयी गतिविधियों के द्वारा, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज के द्वारा, विधियों के द्वारा ऊर्जा की कुछ मात्रा उष्मा के रूप में, हीट के रूप में, उष्मा के रूप में ह्रास हो जाती है या उष्मा के रूप में विमुक्त हो जाती है। तो बहुत इंपॉर्टेंट बात अपन ने कही बेटा कि भाई उसका उष्मा के रूप में क्षय होता है या ऊर्जा की कुछ मात्रा का उष्मा के रूप में अपन यहां कह दें कि क्षय, हानि होती है, क्षय होता है। यही तो था, आपने अच्छे से देखा था कि भाई जब निचले से ऊपरी पोर्शन पर 10% ही ट्रांसफर हो रहा था, 90% हीट के फॉर्म में, और 10 तो वो, और जैसे मान लो कि प्रोड्यूसर 20% अपने शोषण में यूज कर रहे थे, तो बाकी आप जानते हैं कि अदर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज मान लो उसमें भी 70% जा रहा था। तो बेटा देखो एक जो ऊर्जा का बड़ा भाग था यानी उष्मा के रूप में क्षय हो रहा था। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताऊं बेटा कि पारितंत्र में भोज्य ऊर्जा का स्थानांतरण एक जीव से दूसरे जीव में ऊर्जा के प्रमुख घटकों के रूप में जब होता है, तो जब उपापचयी गतिविधियां होती है, उपापचयी गतिविधियों द्वारा उष्मा के रूप में क्षय होते हुए केवल अल्प मात्रा ही सजीव ऊतकों में जैव भार के रूप में, बायोमास के रूप में संचित होती है। तो अल्प मात्रा स्टोरेज होती है, बाकी तो आप जानते हो क्या होता है, लॉस हो जाता है। और फिर जैसे जैसे पर आगे ट्रॉफिक लेवल पे जाते हैं तो लॉस बहुत ही ज्यादा हो जाता है और लास्ट में ऊर्जा की मात्रा बहुत कम बचती है। तो पारितंत्र में पोषण स्तरों की संख्या भी क्या है, निश्चित है। और फिर ये चीज जो वहां लिख रखी है कि भी जब ऐसे लॉस हो रहा है, अपन बात करें बेटा कि जैसे ये हरे पेड़ पौधे हैं प्रकृति के, मैं आपको बताता हूं बेटा देखो कि जैसे ये हरे पेड़ पौधे हैं प्रकृति के, यस। अब आप जानते हो कि अपन ने अच्छे से बताया था, बार बार आपको बता रहा हूं कि जैसे ये
टोटल सन रेडिएशन का, टोटल सोलर रेडिएशन का 1 से 5% अपने जीपीपी के रूप में लेते हैं, और बहुत सारी उष्मा के रूप में व्यर्थ में हास हो गया ना। उसके बाद देखो कि जैसे ये प्रोड्यूसर लेवल है, प्रोड्यूसर लेवल से ये प्रोड्यूसर हो गया आपके उत्पादक, प्रोड्यूसर लेवल से जैसे ही कंज्यूमर लेवल पे, किस लेवल पे बेटा, कंज्यूमर पे, तो केवल कितनी परसेंट स्थानांतर हो रही है, 10%, और 90% आप जानते हैं कि वो लॉस हो रहा है। फिर कंज्यूमर से जैसे ये शाकाहारी है, या यहां पर मैं ऐसे कह दूं कि पहले प्राथमिक उपभोक्ता शाकाहारी, और शाकाहारियों से मांसाहारी, तो वही आप जानते हैं कि आगे से आगे 10% जो फ्लो हो रहा है। यस बेटा, क्लियर। तो आप जानते हैं कि इतना बड़ा लॉस उष्मा के रूप में, इतना बड़ा हास हो रहा है, तो यहां निरंतर आपूर्ति इस अव्यवस्थाओं को सही संतुलित रूप से पारित करने के लिए, या इकोसिस्टम के संतुलन के लिए यहां सूर्य के प्रकाश की निरंतर आपूर्ति आवश्यक है। और ये सूर्य के प्रकाश की निरंतर आपूर्ति जो हीट के फॉर्म में लॉस हो रहा है उसको मेंटेन करता है, उसको क्या करता है, मेंटेन करता है। इसलिए वो आपको किसके अकॉर्डिंग है, वो आपका अपन बात रहा है कि उष्मागतिकी का द्वितीय नियम, यानी उष्मागतिकी का सेकंड लॉ को वो करता है, और वो एनसीईआरटी के अंदर आपको बहुत अच्छे से लाइन लिख रखी है वहां पर। यस बेटा, क्लियर है। तो ये सारी बातें आपके सामने होती है। और फिर देखिए बेटा कि अपन बहुत इंपॉर्टेंट बात आपके सामने करते हैं अब, ट्रॉफिक लेवल, फूड चेन और फिर फूड वेब। यस बेटा, तो देखिए कि जो पारितंत्र है वो उष्मागतिकी के दोनों ही नियमों की अनुपालना करते हैं, और मैंने आपको दोनों नियम इस फॉर्म में आपको मैंने बता दिए। यस बेटा, अब अपन आते हैं ट्रॉफिक लेवल, जो पोषण स्तर होता है, ट्रॉफिक लेवल होता है। तो देखो कि एनर्जी फ्लो में अपन आते हैं किस पे, ट्रॉफिक लेवल पे। आ जाओ बेटा। तो देखिए बेटा, अब अपन बात करेंगे, देखो किसकी, यहां अपन बात करेंगे ट्रॉफिक लेवल क्या होता है। ये रियली में ट्रॉफिक लेवल है क्या, ट्रॉफिक लेवल, पोषक स्तर। यस बेटा, तो ध्यान दीजिएगा कि प्रकृति के अंदर ट्रॉफिक लेवल आप किसे कहते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताऊंगा बेटा कि देखो किसी भी फूड चेन में, खाद्य श्रृंखला में, खाद्य श्रृंखला में जीव की विशिष्ट कार्यात्मक स्थिति को ट्रॉफिक लेवल कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, ट्रॉफिक लेवल कहते हैं, है ना बेटा। यानी स्पेसिफिक फंक्शनल पोजीशन ऑफ ए ऑर्गेनिज्म इन ए फूड चेन, एक खाद्य श्रृंखला में जीव की विशिष्ट कार्यात्मक स्थिति को आप ट्रॉफिक लेवल कहते हैं। यस बेटा, और मैं आपको बता दूं बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कि पोषक स्तर आपको मैं बता दूं बेटा, पोषक स्तर कार्यात्मक स्तर को प्रदर्शित करता है ना बेटा। पोषक स्तर होता है जो कार्यात्मक स्तर को प्रदर्शित करता है, न कि किसी एक जाति को, किसी एक स्पीशीज को प्रदर्शित नहीं करता बेटा। ये अपन बात रहा कि पारितंत्र के अंदर कार्यात्मक स्तर को रिप्रेजेंट करता है, फंक्शनल लेवल को रिप्रेजेंट करता है। किसको रिप्रेजेंट करता है बेटा, फंक्शनल लेवल को। या फिर देखो अपन ऐसी बातें कहें कि इकोसिस्टम में प्रत्येक जीव अपने भोजन के व्यवहार के आधार पर एक निश्चित स्तर को दर्शाता है, और वो क्या कहलाता है बेटा, पोषक स्तर, है ना बेटा।
तो आप जानते हैं कि इकोसिस्टम में प्रत्येक जीव अपने भोजन स्रोत या व्यवहार, भोजन स्रोत के आधार पर एक विशिष्ट स्तर को दर्शाता है। जिसे पोषक स्तर कहते हैं, है ना बेटा। और देखो बेटा, अपने कहा ना कि हर जीव की कोई ना कोई कार्यात्मक स्तर होता है पारितंत्र में, और उसी को आपको रिप्रेजेंट करता है क्या, ट्रॉफिक लेवल। अब देखिएगा कि जनरली पारितंत्र में, प्रारूपिक पारितंत्र में 4 ट्रॉफिक लेवल होते हैं। कितने ट्रॉफिक लेवल होते हैं? 4। यस बेटा। और अपन उनको रिप्रेजेंट करें, यस, तो देखिएगा सबसे पहले आपके सामने मैंने आपको बताया था, सबसे पहले जो मैंने आपके सामने बेटा मैंने आपको बताया था प्राइमरी प्रोड्यूसर, जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, प्राथमिक उत्पादक, प्राइमरी प्रोड्यूसर। प्राइमरी प्रोड्यूसर का मीन हो गया प्राथमिक उत्पादक, पीपी। यानी जो भी स्वपोषी होते हैं, और ये जो भी स्वपोषी होते हैं ये फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल को रिप्रेजेंट करते हैं, फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल को रिप्रेजेंट करते हैं। यानी अपन कहें कि T1 ट्रॉफिक लेवल को रिप्रेजेंट करते हैं, T1 ट्रॉफिक लेवल को। अब बेटा जो भी स्वपोषी हैं, प्रकाश स्वपोषी हैं चाहे रसायन स्वपोषी हैं, तो मैंने आपको वहां पर प्राइमरी प्रोड्यूसर के अंदर कितने एग्जाम्पल बताए थे। जैसे मैंने आपको वहां पर बताए थे स्वपोषी जीवाणु, स्वपोषी जीवाणु, चाहे वो प्रकाश स्वपोषी हो चाहे रसायन स्वपोषी। इसके अलावा मैंने आपको बताए थे फाइटोप्लैंक्टन, पादप पलवक, है ना बेटा, फाइटोप्लैंक्टन बताए थे, पादप पलवक, डायटम, डेस्मिड। फिर मैंने आपको बताए थे एल्गी, शैवाल, एल्गी, प्लांट्स। तो बेटा आप जानते हो कि ये सारे अपन बात करें कि स्वपोषी जीव हैं, प्रकाश संश्लेषित जीव हैं। और अपने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कही कि ये कार्यात्मक स्तर को प्रदर्शित करता है, न कि एक स्पीसीज को। अब जो भी प्रकाश स्वपोषी हो, चाहे वो आम का पेड़ हो, चाहे अपन बात करें कि अपन कहें मैंगो यानी आम का पेड़ हो, अमरूद का पेड़ हो, या अपन बात करें कि वो और भी कई सारे, ये सारे जो आप बड़े वृक्ष देखते हैं, है ना, चाहे बबूल हो, चाहे नीम हो, चाहे कुछ भी हो, और चाहे वो कहीं पर भी ग्रो कर रहा हो। जैसे अपन बात करें कि अपन क्वेश्चन को बड़ा बड़ा कहते हैं कि भाई वहां अपने मरुस्थल के अंदर एक झाड़ी है जो प्रकाश स्वपोषी है, बताओ किस ट्रॉफिक लेवल में आएगी। तो पृथ्वी पर बेटा जो भी प्रकाश स्वपोषी होगा वो हमेशा किसको रिप्रेजेंट करेगा, हमेशा ट्रॉफिक लेवल फर्स्ट को, ट्रॉफिक लेवल फर्स्ट को करेगा, यानी T1। ये फिक्स होता है क्योंकि इन सब का कार्यात्मक स्तर एक ही है, प्रकाश स्वपोषी या रसायन स्वपोषी जीवाणु। यस, लेकिन स्वपोषी हो गए। अब देखिएगा मैंने आपको बताया था कि जो सीधे तौर पे जो इन पादपों का भक्षण करते हैं, यानी हर्बीवोरस जो होते हैं, वो आप जानते हो कि प्राइमरी कंज्यूमर, तो बेटा आप समझ सकते हो कि प्राथमिक उपभोक्ता। और ये जो प्राथमिक उपभोक्ता हैं पीसी, यस बेटा, तो ये जो पीसी होते हैं प्राथमिक उपभोक्ता, ये किसको रिप्रेजेंट करते हैं, सेकंड ट्रॉफिक लेवल को, सेकंड ट्रॉफिक लेवल को रिप्रेजेंट करते हैं, द्वितीय पोषण स्तर को रिप्रेजेंट करते हैं। और द्वितीय पोषण स्तर की बात करें अपन यहाँ पर ट्रॉफिक लेवल T2। तो देखो बेटा कि जो 100% शाक भक्षी होते हैं, सीधे तौर पे पौधों पे निर्भर होते हैं, और मैंने बताया था ना की इंडस्ट्री एनिमल, मतलब वो ये वही है जो पादप पदार्थों को, प्लांट मटेरियल को एनिमल मटेरियल में कन्वर्ट कर सकते हैं, और तो कोई नहीं कर सकता।
क्योंकि ये सीधे तौर पे पौधों पर निर्भर है और सेलुलोज का पाचन करने में ये सक्षम है। तो सेकंड ट्रॉफिक लेवल पे मैंने आपको बताया, जैसे जलीय खाद्य श्रृंखलाओं में जूप्लैंक्टन है, जंतु प्लवक, जूप्लैंक्टन, यस बेटा, और जैसे भाई फाइटोप्लैंक्टन का भक्षण ही तो करें जूप्लैंक्टन, जैसे फाइटोफैगस इंसेक्ट हैं, है ना, पादप भक्षी कीट, फाइटोफैगस इंसेक्ट, ग्रास ऊपर, ये सारे आपको मैंने बताए, है ना बेटा। और जैसे स्थलीय पारतंत्र में ग्रास में अपन बात करें कि हिरण, डियर है, काऊ गाय, गोट बकरी है, रैबिट है, खरगोश रैबिटरी है ना, यस बेटा, और रैट चूहा है, जो भी शाक बक्सी हैं, जो भी क्या है बेटा, शाक बक्सी, यस, डियर, काऊ, गोट, रैबिट, रैट। हाँ, और मैं आपको बता दूं कि यहां और अपन बात कर लेंगे, मोलास्क हैं, क्लियर, मैंने आपको मोलास्क भी बताए थे, या ऐसे पक्षी जो बीज या फल खा रहे हैं, बात को समझे, तो वो सब किस में आते हैं, ट्रॉफिक लेवल T2, यस। फिर यहां पर देखिए अपन लेते हैं सेकेंडरी कंज्यूमर लेंगे, सेकेंडरी कंज्यूमर, और सेकेंडरी कंज्यूमर होते हैं बेटा SC, जिनको अपन ने प्राइमरी कार्निवोरस भी कहा था। क्या कहा था बेटा, प्राइमरी कार्निवोरस, यानी जो इन शाकाहारी जंतुओं को खाते हैं ना मांस के रूप में, सेकेंडरी कंज्यूमर, प्राइमरी कार्निवोरस। तो प्राइमरी कार्निवोरस सेकेंडरी कंज्यूमर हो गए, ट्रॉफिक लेवल T3। अब देखो, प्रोड्यूसर का ट्रॉफिक लेवल हमेशा फिक्स होता है, शाक बक्सियों का हमेशा फिक्स होता है। सेकेंडरी कंज्यूमर में अपन बात करते हैं बेटा T3, तो यहां कौन कौन आते हैं, ये आपका हो गया थर्ड ट्रॉफिक लेवल, यस। तो यहां अपन बात करते हैं बेटा कि यहां कौन कौन थे, जैसे फॉक्स, वॉल्फ, भेड़िया थे, फॉक्स था, वॉल्फ था, यस, कैट, डॉग, ये सारे अपन बात बेटा। और आपने कहा था इंसेक्टिवोरस बर्ड, जो कीट बक्सी पक्षी होते हैं, इंसेक्टिवोरस बर्ड, कीट बक्सी पक्षी, ये सारे थर्ड ट्रॉफिक लेवल को रिप्रेजेंट करते हैं, सेकेंडरी कंज्यूमर। आप जानते हो कभी कभी यहाँ टर्सरी कंज्यूमर भी हो सकते हैं, जैसे सांप, स्नेक है ना। अपन बात करें कि यहां देखो सेकेंडरी में, यहां पर आपका फ्रॉग भी आ जाएगा, हाइड्रा भी आ जाएगा, यस बेटा। और फिर अपन टर्सरी कंज्यूमर ले सकते हैं, जिनमें सांप और ले सकते हैं, एक ट्रॉफिक लेवल और बढ़ा सकते हैं, T4 फिर T5 कर सकते हैं, लेकिन जनरली अपन रिप्रेजेंट करते हैं 4 ट्रॉफिक लेवल ही, यस बेटा। तो फिर अपन यहां सीधा यहीं पे ले लेते हैं किसको, टॉप कंज्यूमर को, कि जो टॉप कंज्यूमर है, टॉप कंज्यूमर यानी शीर्षस्थ उपभोक्ता। और शीर्षस्थ उपभोक्ता की बात करें, जो टॉप कंज्यूमर है, फोर्थ ट्रॉफिक लेवल को रिप्रेजेंट करते हैं। और बीच में अगर अपन टर्सरी को ले लेंगे, सांप को, इनको फिर टॉप यानी 5 पे ले जाएंगे। तो इसलिए अपन कहते हैं कि ये फिक्स होता है हमेशा, जो सोपोसी होते हैं T1 को रिप्रेजेंट करेंगे, जो शाक बक्सी T2 को ही करेंगे। अब प्राथमिक मांसाहारी T3 को, लेकिन फिर और दूसरी मांसाहारी जो टर्सरी कंज्यूमर होते हैं वो T4 को, फिर T5 हो सकता है। ये अपन यहाँ सीधा इसको कहते हैं T4, यानी जो टॉप कंज्यूमर शीर्षस्थ उपभोक्ता होते हैं, फोर्थ ट्रॉफिक लेवल, यानी ये इन मांसाहारियों को, शाकाहारियों को, सबको खा सकते हैं, इनको कोई नहीं खा सकता, टॉप कंज्यूमर। तो टॉप कंज्यूमर जो आपके होते हैं फोर्थ ट्रॉफिक लेवल, जैसे टाइगर, लॉयन, हॉक यानी बाज होता है बेटा, ये हॉक या फाल्कॉन, पिकॉक, ये सारे आपके हो गए टॉप कंज्यूमर, शीर्ष उपभोक्ता, जो फोर्थ ट्रॉफिक लेवल है। तो इस प्रकार देखो, एक प्रारूपिक पारितंत्र में कितने ट्रॉफिक लेवल होते हैं, 4 ट्रॉफिक लेवल रिप्रेजेंट किए होते हैं। तो ट्रॉफिक लेवल देखो बेटा, खाद्य श्रृंखला में जीव की विशिष्ट कार्यात्मक स्थिति है। विशिष्ट कार्यात्मक स्थिति मतलब ये सारे प्रोड्यूसर हैं।
अब जितने भी हरे पेड़ पौधे हैं, चाहे वो आम का पौधा हो, चाहे वो नीम का हो, चाहे बबूल का हो, किसी का भी हो, और वो कहीं पे भी ग्रो कर रहा हो, अगर वो प्रकाश स्वपोषी है या स्वपोषी है तो किसमें आएगा? ट्रॉफिक लेवल फर्स्ट में। इसी प्रकार जो भी शाक बक्सी हैं, जो सीधे तौर पे पौधों को खाते हैं, केवल केवल शाकाहारी हैं, हर्बीवोरस हैं, हर्बीवोरस, वो सारे के सारे किसको रिप्रेजेंट करेंगे? T2 को। अब जो सेकेंडरी कंज्यूमर है, प्राथमिक मांसाहारी है, T3 को। इसके बाद सांप रहिए, T4 कभी कभी हो सकते हैं टर्सरी, लेकिन सीधे अपन ले लेते हैं टॉप कंज्यूमर T4, तो शीर्ष उपभोक्ता। ये इन मांसाहारियों को या शाकाहारियों को, दोनों को खा सकते हैं, लेकिन इनको कोई नहीं खाता प्रकृति में। टाइगर, लॉयन, हॉक, पिकॉक, तो फोर्थ ट्रॉफिक लेवल, फोर्थ ट्रॉफिक लेवल। तो कार्यात्मक स्तर आ गया, न कि कोई एक जाति है, ये कार्यात्मक स्तर है कि प्रोड्यूसर उत्पादक है, हर्बीवोर शाक बक्सी है, प्राइमरी कार्निवोरस है या टॉप कार्निवोरस है। यस, और ये सारा अपन बात करते हैं, किसकी बात होगी? ट्रॉफिक लेवल्स की। यस बेटा, तो आपका बिल्कुल परफेक्टली ये आप आया